नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कहानी पुई माचा यानी पुई का मचान। पुई यानी एक तरह का साग है जिसे पश्चिम बंगाल में बहुत ही शौक से खाया जाता है। बड़े बड़े हरे हरे पत्तों का साग खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये एक लता की तरह पूरा फैल जाता है। तो यही कहानी का नाम है पुई मचान यानी पुई का मचान। विभूति भूषण जी की अन्य कहानी और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। श्री सहाय हरि चटर्जी महाशय बाहर में आकर आंगन में पांव रखते रखते अपनी पत्नी से बोले, एक बड़ा सा कटोरा या लोटा देना तो। तारक महाशय ने ताड़ का वृक्ष काटा है, अच्छा रस मिलेगा, थोड़ा ले आओ। पत्नी अन्नपूर्णा पुआल से बने रसोई घर के बरामदे में धूप को तापती हुई बोतल में जमा नारियल का तेल झाड़कर सीख के सहारे निकालकर अपने बालों में लगा रही थी। उसने पति को आता देखकर अपने कपड़े को थोड़ा सा खींचकर संभल जरूर गई, मगर ना तो उनके कहने पर कोई कटोरा या लोटा देने के लिए उठी और ना ही कोई जवाब दिया। सहाय हरि बाबू थोड़ा आगे बढ़कर फिर बोले, क्या बात है, तुम बैठी हो, एक लोटा ही ला दो ना। खेंती वंती सब कहाँ चली गई? तुमने तेल लगाया है इसलिए रसोई में नहीं जाओगी? अन्नपूर्णा तेल की बोतल बगल में रखकर कुछ देर तक अपने पति की ओर एक टक देखती रही। फिर अत्यंत संयत स्वर में बोली, तुमने मन ही मन क्या ठीक किया है, बता सकते हो? पत्नी के इस अतिरिक्त शांत स्वर को सुनकर सहाय हरि बाबू का दिल मारे डर के धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया यह तो आंधी आने के पूर्व के आकाश की स्थिति है, इसलिए वे बेचैन होकर उस आने वाली आंधी की प्रतीक्षा करते हुए जरा घबराए हुए बोले, क्यों, फिर क्या हुआ? अन्नपूर्णा पहले से भी शांत स्वर में बोली, देखो ज़्यादा ढोंग मत करो, अगर तुम्हें ढोंग करना ही है तो किसी और समय करना, तुम कुछ नहीं जानते हो ना। तुम्हें कोई खबर भी है क्या? तुम मुझे बता सकते हो कि जिसके घर में इतनी जवान लड़की है वह निश्चिंत होकर मछली पकड़ते हुए रस पीकर दिन कैसे बिता सकता है? गांव वालों ने क्या अफवाह फैलाई है तुम्हें मालूम है? सहाय हरि बाबू बोले, अफवाह? कैसी अफवाह? अफवाह यह तुम मुझसे पूछो या तुम चौधरी के घर जाकर पूछो, यही बेहतर होगा। सिर्फ मछुआरों और कहारों की बस्ती में घूम घूम कर दिन बिताने से भद्र लोगों के गांव में निवास नहीं किया जा सकता। समाज में रहने से उसके नियम कानून मानकर चलना ही पड़ता है। सहाय हरि बाबू हैरानी में पड़ गए। वे कुछ कहने ही जा रहे थे कि फिर उसी स्वर में अन्नपूर्णा बोली, हम लोगों को बहिष्कृत कर देंगे। कल चौधरी के चंडी तला में यह सब बातें हो रही थी। हम लोगों का छुआ पानी भी नहीं पिएंगे गांव वाले। सगाई होने के बाद लड़की की शादी नहीं हुई। लोगों का कहना है कि वह परित्यक्तता हो गई है। गांव के किसी भी काम में लोग अब तुम्हें बुलाएंगे नहीं। हाँ, इससे तो तुम्हारा अच्छा ही हुआ ना, जाओ अब जाकर उन्हीं मछुआरों और कहारों की बस्ती में रहो। सहाय हरि बाबू बड़े ही तिरस्कृत ढंग से बोले, ओह ये बात है, अरे मैं तो समझ रहा था ना जाने क्या क्या हो गया। बहिष्कार करेंगे, सबने कर लिया, बाकी बचा है तो वह काली में ठाकुर। अन्नपूर्णा तिलमिला उठी, बोली, क्यों, तुम्हारा बहिष्कार करने में और भी ज्यादा कुछ लगेगा क्या? क्या तुम इस समाज की बहुत बड़ी हस्ती हो? ना घर है, ना द्वार है, ना रत्ती भर की क्षमता। चौधरी लोग तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, भला यह कौन सी बड़ी बात होगी? और बात तो सच ही है कि लड़की जवान हो गई है। फिर अचानक स्वर अपना धीमा करके बोली, ना तो तुम्हें शादी करने की चिंता है ना और कुछ। क्या यह काम मुझे ही करना पड़ेगा? मैं उसके लिए लड़का ढूंढने निकलूं? सहाय हरि बाबू समझ गए कि जब तक वे पत्नी के सामने खड़े रहेंगे तब तक उसका स्वर कम नहीं होगा, इसलिए जल्दी से एक कटोरी उठाकर बाहर के दरवाजे की ओर चलने लगे। लेकिन दरवाजे तक जाते जाते कुछ देखकर रुक गए। फिर अचानक खुशी के स्वर में बोले, यह क्या देती बेटी, यह क्या है रे? तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? ओह आज तो मजा आ गया। 14-15 वर्ष की एक लड़की दो छोटी छोटी लड़कियों को साथ लेकर आंगन में आई। उसके हाथ में एक बंडल पुई का साग था। डंठल मोटे और पीले हो गए थे। देखकर लग रहा था किसी ने पके हुए पुई की लताओं को अपने बागान को साफ करने के दौरान उखाड़ फेंका है और यह लड़की उसके बागान के जंजालों को उठाकर यहाँ ले आई।
छोटी लड़कियों में से एक के हाथ खाली थे, दूसरे के हाथ में 2-4 पके हुए पुई के पत्तों से लिपटी कोई चीज़ थी। बड़ी लड़की काफ़ी लंबी है, सुडौल चेहरा और सिर के बाल तेल विहीन बिखरे हुए हवा में इधर उधर उड़ रहे हैं। बड़े से चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी शांत आंखें, कलाइयों में 2 पैसा दर्जन वाली पतली पतली कांच की चूड़ियाँ जो सेफ्टी पिन के सहारे एक साथ बंधी हुई हैं। सेफ्टी पिनों को देखने से लगता है कि ये एक युग को पार कर दूसरे युग में कदम रख चुकी होंगी। शायद इसी लड़की का नाम खेंती है, क्योंकि उसने अपना दूसरा हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और छोटी लड़की के हाथ से पुई के पत्तों में लिपटी वस्तु को लेकर खोलकर अपने पिता को दिखाते हुए बोली, चिंगड़ी माछ है बाबा, बूढ़ी गया से रास्ते में खरीदा है, पहले 2 देना ही नहीं चाह रही थी। बोली, तुम्हारे बाबा के पास पहले का 2 पैसा बाकी है। मैं बोली, 2 ना बुआ, मेरे बाबा क्या तुम्हारा 2 पैसा लेकर भाग जाएंगे? तब जाकर दिया। और ये पुई पत्ता? घाट के किनारे आए काका बोले, इसे ले जा, देखना कितनी अच्छी अच्छी मोटी मोटी। रसोई के बरामदे में बैठी अन्नपूर्णा वहीं से चिल्लाई, हाँ हाँ ले जा, कितना अमृत दे दिया है ना उन लोगों ने तुम्हें दान में। पका हुआ लकड़ी की तरह सूखा पुई का साग, 2 दिन बाद वे इसे बागान साफ करने के लिए खुद उखाड़ फेंकते, इससे कहाँ ले जाएं? तो यह उठा लाई। अच्छा ही हुआ उन लोगों को और तकलीफ करके जंजाल साफ नहीं करना पड़ेगा। सब के सब गधे मेरे ही पल्ले आ पड़े। इतनी बड़ी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मोहल्ले से उस मोहल्ले घूमती हो। तुम्हें मैंने घर से बाहर कदम रखने के लिए मना किया है ना? शादी हो गई होती तो अब तक 4 बच्चों की माँ बन जाती। खाने के नाम पर होश ही नहीं रहता, कहीं साग तो कहीं बैगन। अरे और बाप है कि कहीं रस तो कहीं मेरा सर। चल फेंक कर, कह रही हूँ फेंक, जल्दी से फेंक। वह लड़की स्तब्ध और भय मिश्रित दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखती रही, फिर धीरे धीरे अपने हाथ के बंधन को ढीला कर दिया। पुई का वह गुच्छा उसके हाथ से नीचे गिर गया। अन्नपूर्णा डांट कर बोली, जा तो राधी, इसे उठाकर तालाब के किनारे फेंका। अगर फिर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगी। छोटी लड़की ने उस बंडल को जमीन से उठाया और माँ के आदेश अनुसार उसे फेंकने के लिए जाने लगी। बहुत छोटी थी, उसे सारा बोझ उठाया नहीं गया। कुछ डंठल इधर उधर बिखर गए। सहाय हरि बाबू के बच्चे अपनी माँ से काफ़ी डरते थे। सहाय हरि बाबू साहस करके झिझकते हुए पत्नी से बोले, बच्चे हैं, इतने उत्साह से जब ले ही आए तो तुम उसे। पुई का बोझ ले जाती हुई छोटी लड़की तुरंत रुक गई, पीछे मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा। अन्नपूर्णा उसकी ओर देखकर बोली, नहीं नहीं, जाओ इसे फेंक कर आओ। लड़कियों का इतना लालची होना ठीक नहीं। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाकर पका हुआ साग भीख मांग कर ले आई। जाओ इसे जल्दी से फेंकाओ। साय हरि बाबू ने अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन बेचारे करते भी क्या। लड़की उनको चाहे जितनी ही प्यारी हो, उसका पक्ष लेकर इस भरी दोपहरी में अपनी पत्नी का गुस्सा दिलाने का साहस उनमें नहीं था। कर ही क्या सकते। बेचारे चुपचाप घर से निकल गए। खाना बनाते बनाते बड़ी बेटी की करुणा भरी आंखें याद आते ही अन्नपूर्णा को शीतल षष्ठी के दिन याद आ गए। उस दिन जब अन्नपूर्णा पुई साग पका रही थी, तब खेंती ने कहा था, माँ, इस साग का आधा मैं खाऊंगी और बाकी आधा तुम सब मिलकर खाना। घर में कोई नहीं था। वह खुद ही जाकर आंगन और दरवाजे के आस पास पड़े हुए पुई के डंठल उठा लाई। बाकी उठाया नहीं जा सका, क्योंकि उसे तालाब किनारे राख के ढेर पर फेंक दिया गया था। फिर उसी साग में चिंगड़ी मछली मिलाकर सबसे छिपाकर उसने सब्जी बनाई। दोपहर को भोजन की थाली में पुई का साग देखकर खेंती आश्चर्य और प्रसन्नता भरी दृष्टि से माँ की ओर डर कर देखने लगी। अन्नपूर्णा काम करती हुई 1-2 बार उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि क्षण भर में ही खेंती साग खत्म कर चुकी थी। उसकी थाली में साग का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी इस साग के लिए किस हद तक दुर्बल है। इसलिए उसने पूछा, क्यों रे खेंती, तुझे और थोड़ा सा साग दूँ? इतना अच्छा प्रस्ताव सुनकर उसने खुशी से गर्दन हिलाकर उसका समर्थन किया। कुछ सोचकर अन्नपूर्णा की आंखें भर आईं। यह अपने आंसू छिपाने के लिए छप्पर में सूख रही मिर्च की टोकरी से मिर्च लेने के बहाने आंखें ऊपर कर ली। कालमय के चंडी मंडप में उस दिन सहाय हरि बाबू को बुलाया गया। संक्षिप्त भूमिका गढ़ने के बाद एक बारगी उत्तेजित स्वर में कालीमय बाबू बोले, अब वह दिन नहीं रहे। केशव मुखर्जी की बात लो। पहले तो अच्छे व्यक्तित्व वाला ज्ञानी लड़का नहीं होने पर बेटी को नहीं देगा कि रट लगाए हुए था। अंत में देखो उसकी क्या हालत हुई।
हरि के बेटे के साथ हाथ पांव पकड़कर बेटी की शादी करवाई। आह, क्या ज्ञानी गुणी व्यक्तित्व वाला ब्राह्मण मिला, जिसके 7 पुर के सड़े हुए ब्राह्मण माने जाते हैं। हाँ, तो समाज में पहले जैसा नियम कानून अब कुछ बचा ही है क्या? हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बेटी को ही ले लो, 13 वर्ष की हो गई। सहाय हरि बाबू बीच में ही टोककर बोले, सावन में 13? हाँ हाँ, 13 और 12 में फ़र्क ही क्या है? और 12 ही क्यों, 13 और 16 में भी क्या फ़र्क है? 13 हो या 16 या फिर 85 क्यों ना हो, यह मेरे हिसाब रखने वाली बात नहीं। तुम्हारी बेटी है, तुम ही हिसाब रखो। पर सगाई हो जाने के बाद तुमने शादी करने से मना क्यों कर दिया? एक तरह से तो छोड़ी हुई लड़की है ना। शादी होना और सगाई होना दोनों एक ही बात है। तुमने यह कैसे सोच लिया कि समाज में रहकर तुम इस तरह का नीच काम करोगे और हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहेंगे? लड़का आखिर लड़का ही होता है। राजपुत्र नहीं होने पर क्या तुम्हारा दामाद नहीं बन पाएगा? गरीब आदमी है, ज़्यादा दान दहेज नहीं दे पाओगे, यही सोचकर सीमांत मजूमदार के बेटे को ठीक कर दिया था। मानता हूँ कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानता है, पर जज मजिस्ट्रेट नहीं होने पर क्या कोई इंसान नहीं होता? घर है, बागान है, तालाब है, और सुना है कि इस वर्ष तो थोड़ी सी जमीन पर अमन ने धान की खेती भी की है। बस और क्या चाहिए? 2 भाई हैं, खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है। इस रिश्ते का इतिहास इस प्रकार है कि मटी गांव के मजूमदार महाशय के पुत्र का रिश्ता कालीमय बाबू ही लाए थे। मजूमदार महाशय के पुत्र के साथ सायहरी बाबू की बेटी का विवाह करा देने में कालीमय बाबू का इतना आग्रह क्यों है? इस संबंध में लोगों को कहना है कि मजूमदार महाशय से कालीमय काफ़ी रुपया उधार ले चुका था, साथ ही कई महीनों का सूद भी बाकी था, और मजूमदार महाशय उस पर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई भी करने वाले थे। इसलिए इस रिश्ते को जोड़कर वह मजूमदार महाशय को खुश करना चाह रहा था। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह ही थी जो उनके विरोधियों द्वारा फैलाई गई थी। पर सहाय हरि बाबू द्वारा यह विवाह तोड़ने के पीछे कारण कुछ और ही था। सगाई हो जाने के 2-4 दिन बाद सहाय हरि बाबू को पता चला कि वह लड़का अपने ही गांव में एक कुम्हार की बहू के साथ कुकर्म करने के चक्कर में उसके परिवार वालों द्वारा काफ़ी पीटा गया था, और इसी वजह से उसने कई दिनों तक बिस्तर पकड़ लिया था। ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना सहाय हरि बाबू को मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इस घटना के 2 दिन बाद की बात है। पेड़ों के बीच में थोड़ी सी धूप आकर आंगन में पड़ी थी। सहाय हरि बाबू सुबह उठकर उसी धूप में बैठकर सुकून के साथ तंबाकू पी रहे थे। बड़ी बेटी खेंती चुपचाप आई और बोली, बाबा चलेंगे नहीं? चलिए ना, यही मौका है, माँ घाट पर गई है। सहाय हरि बाबू ने पता नहीं क्या सोचकर एक बार घाट के रास्ते की तरफ देखा, फिर बोले, तो खेंती बेटी जल्दी से शाबल तो ले आ। अपनी बात खत्म करके वे जल्दी जल्दी तंबाकू पीने लगे। फिर एक बार सतर्क दृष्टि से घाट की ओर देखा। इतने में खेंती अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हुए एक बड़ा सा शाबल ले आई। उसके पश्चात दोनों पिता पुत्री बड़ी ही सावधानी के साथ मुख्य द्वार से बाहर निकल गए, और दोनों का हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता कि ये लोग किसी के घर संदूक तोड़ने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा अभी अभी नहा धोकर कपड़े बदलकर चूल्हा जलाने ही जा रही थी कि मुखर्जी परिवार की छोटी लड़की दुर्गा आकर बोली, खुड़ीमा, माँ ने कहा है कि आज वह पूजा नहीं कर पाएंगी, तुम चलकर हम लोगों की इति पूजा का जुगाड़ कर दोगी। मुखर्जी के घर जाते वक्त रास्ते के बाईं और विभिन्न प्रकार के फलों और जंगली पेड़ों का घना जंगल पड़ता है। जाड़े की सुबह में उस जंगल में से जंगली महक आ रही थी। लंबी पूंछ वाला एक पीला पक्षी इमली के पेड़ पर इस डाल से उस डाल पर फुदक रहा था। दुर्गा अपनी उंगली से इशारा करके बोली, खुड़ी माँ, देखो कितनी सुंदर चिड़िया है। चिड़िया देखने के लिए जंगल की ओर देखते ही अन्नपूर्णा का ध्यान किसी अन्य चीज की ओर केंद्रित हुआ। घने वन के अंदर से एक आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई कुछ खोद रहा है। दुर्गा की आवाज़ सुनते ही आवाज़ आनी बंद हो गई। अन्नपूर्णा वहाँ कुछ देर रुकी, फिर चलने लगी। वे अभी कुछ दूर गए ही थे कि जंगल के बीचों बीच फिर कहीं कुछ खोदने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मुखर्जी परिवार के यहाँ से काम करके लौटने में अन्नपूर्णा को कुछ देर हो गई। घर लौटकर देखा कि खेंती तेल की कटोरी सामने लिए धूप में बैठकर अपने बालों को खोलने में व्यस्त है। उसने अपनी बेटी की ओर तीक्ष्ण दृष्टि डालते हुए देखा, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। फिर बेटी से बोली, अभी तक नहाई नहीं? कहाँ थी अब तक? खेंती नहाने गई। इसके थोड़ी देर बाद सायारी बाबू एक 15-16 किलो वजन का ओल कंधे पर लादे आंगन में आए। अपने सामने पत्नी को देखकर जवाबदेही के लिहाज से बोले,
उस मोहल्ले के महेश चौकीदार कह रहा था, ठाकुरदा, आपका पिताजी के रहते हुए आप लोग बीच बीच में इधर आया करते थे। आजकल तो हमारे मोहल्ले में आपकी चरण धूली भी नहीं पड़ती। ठाकुरदा, जब आप आ ही गए हैं तो। अन्नपूर्णा एक टक पति को देखती रही, फिर पूछा, तुम इससे पहले बरोजपोटा के बागान यानी कि उस जंगल में कुछ देर पहले क्या कर रहे थे? सहाय हरि बाबू अचरज भरी आवाज में बोले, मैं नहीं, मैं कभी नहीं। मैं तो अभी अभी सहाय हरि बाबू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पत्नी की बात सुनकर वे आसमान से गिरे हों। अन्नपूर्णा उसी तरह स्थिर दृष्टि से पति को देखती हुई बोली, 3/4 जिंदगी तो इसी तरह काट दी, अब तो एक पांव कब्र की ओर बढ़ाए हुए हो। बाकी बचे दिनों में और झूठ तो ना ही बोलो। अच्छा है, मैं सब जानती हूँ। सोचा था बला घाट पर गई है, और अब क्या? दुर्गा की माँ ने बुलवाया था। मैं उस मोहल्ले में जा रही थी और जाते वक्त जंगल में से किसी की जमीन खोदने की आवाज़ आ रही थी। हमारी हाट पाती जब आवाज़ बंद हो गई थी, फिर सुनाई पड़ने लगी। मैं तभी समझ गई कि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होगा। अरे जरा सोचो भी, अपना नहीं तो अपनी बेटी के लिए ही सोचो। चोरी करो, डाका डालो, झूठ बोलो, जो मन में आए करो, पर उस लड़की की जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुले हुए हो? सहाय हरि बाबू बरोजपोटा के जंगल में नहीं थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई प्रमाण देने की कोशिश की, पर पत्नी की स्थिर दृष्टि के सामने उनकी एक भी नहीं चली। ना ही उनकी किसी बात के साथ पहले कही गई बातों का कोई तालमेल बना सका। करीब आधा घंटा बाद खेंती नहाकर लौटी। आंगन में आकर एक बार तिरछी नजर से उसने सामने पड़े हुए विशाल आकृति वाले ओल को देखा, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर आंगन में बंधी रस्सी पर अपना भीगा कपड़ा फैलाने लगी। अन्नपूर्णा ने बुलाया, खेंती, जरा इधर आना। माँ की आवाज़ सुनकर खेंती का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे चलकर माँ के सामने हाजिर हुई। माँ ने पूछा, इसे तुम दोनों ने मिलकर उखाड़ लाए हो ना? खेंती माँ के चेहरे की ओर कुछ देर देखती रही, फिर जमीन पर पड़े उस ओल को एक बार उसने देखा, फिर माँ की ओर देखा और कड़ी दृष्टि से बगल वाले बांस वन की ओर देखने लगी। उसके माथे पर बूंद बूंद पसीना चूचहाया, फिर भी उसने अपनी जबान नहीं खोली। अन्नपूर्णा कठोर स्वर में बोली, बंद क्यों हो गई तेरी जुबान? क्या तू इसे उखाड़ कर लाई हो या नहीं? अब अन्नपूर्णा आग बबूला उठी, बोली, पाजी चंडाल, आज तुम्हारी पीठ पर मैंने डंडा ना तोड़ा तो देखना। बरोजपोटा के घने जंगल में तू चोरी करने गई थी? इतनी सयानी हो गई? कई साल पहले शादी की उम्र हो गई। दिन दहाड़े जहाँ बाघ चीता छिपे रहते हैं वहाँ तू ओल चुराने गई थी। अगर गुस्साई लोग तुम्हें पकड़वा दे तो तुम्हारा ससुर तुम्हें छोड़ने आएगा, और हमें खाने को मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। इसके लिए चोरी? हे भगवान, इस लड़की को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? 2-3 दिनों के बाद एक दिन शाम को धूल दूसरित हाथ पैर लिए खेंती आकर माँ से बोली, माँ एक चीज़ दिखाऊं? आओ ना। अन्नपूर्णा ने जाकर देखा कि उसके घर की सरहद की टूटी दीवार के आसपास छोटे छोटे जंगली पौधों का जो वन था, उसे खेंती ने अपनी छोटी बहन की सहायता से साफ कर वहाँ सब्जी बागान बनाने की तैयारी कर रखी है। फिलहाल उसने अपने बागान की शुरुआत एक दुबले पतले पोई के पौधे से की, और बाकी सारे पौधों की कल्पना खेंती अपने दिमाग में छुपाए हुए है। अन्नपूर्णा ने देखा उस पोई के पौधे को पुरानी साड़ी की पाड़ से इस तरह बांधकर खेंती ने ऊपर बंधे बांस के टुकड़े से लटकाया है जैसे वह फांसी पर लटका दिया गया हो। वह हंसते हुए बोली, पागल लड़की, यह भी कोई पुई साग लगाने का मौसम है? यह साग तो बरसात के मौसम में लगाया जाता है। अभी तो यह बगैर पानी के मर जाएगा। खेंती बोली, मैं कैसे मरेगा? मैं रोज रोज इसे पानी डालूंगी। अन्नपूर्णा, देख, बच भी सकता है, आजकल तो सुबह काफ़ी ओस पड़ती है। इस वर्ष जाड़ा कुछ अधिक ही पड़ा। सुबह उठकर सहायरी बाबू ने देखा उनकी छोटी लड़कियां चादर लपेटे कटहल के पेड़ के नीचे सूरज निकलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बड़ी बेटी एक टूटी हुई टोकरी में मुखर्जी के घर से गोबर लेकर कांपते हुए आई। सहायरी बाबू बोले, अरे बेटी खेंती, तुझे ठंड नहीं लगती क्या? सुबह उठकर एक चादर तो ले सकती है, देखना कितनी ठंड है। अच्छा बाबा, अभी ले लेती, कोई खास ठंड तो नहीं है। अच्छा जा बेटी, अभी ओढ़ ले, बीमार पड़ जाओगी। सहायरी बाबू घर से निकल गए। जाते जाते सोचने लगे, क्या मैंने बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी का चेहरा देखा? मेरी खेंती इतनी सुंदर हो गई है, मैंने तो कभी ख्याल ही नहीं किया। पोष संक्रांति का दिन, शाम का वक्त था। अन्नपूर्णा पीठा बनाने के लिए एक देगची में पिसा हुआ चावल, मैदा और गुड़
अच्छी तरह मिला रही थी। खेंती थोड़ी दूर बैठकर नारियल की खुरचन तैयार कर रही थी। अन्नपूर्णा इस काम में खेंती की सहायता लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह दिन भर इधर उधर जंगल आदि में घूमती रहती है। पता नहीं किसे किसे छू कर आती है, मगर खेंती जब बहुत जिद करने लगी तो उसने बेटी को हाथ मुंह धुलवाकर कपड़े बदलकर इसे छूने दिया। वह अपने हाथ का काम खत्म कर चूल्हे पर कढ़ाई बैठाने ही जा रही थी कि उसकी छोटी बेटी ने अपना दाहिना हाथ दिया। माँ जरा सा। अन्नपूर्णा ने देगची को सामने खींचा, फिर अपनी उंगलियों से पकवान बनाने के लिए तैयार मीठा मिश्रण निकालकर छोटी बेटी की पसरी हुई हथेली पर रख दिया। तब तक उसकी मझली बेटी मूटी ने भी जल्दी से अपना दाहिना हाथ को कपड़े से पोंछकर माँ के सामने बढ़ा दिया। माँ, माँ मुझे भी जरा। खेंती चूंकि इस समय साफ सुथरा पहनकर नारियल खुरचने बैठी थी, जानती थी कि इस समय मांगने पर माँ झिड़क सकती है, इसलिए काम करते हुए चुपचाप बार बार लौलुप दृष्टि से उधर देख रही थी। अन्नपूर्णा बोली, खेंती जरा वह नारियल का खोल देना, उसमें तुम्हारे लिए थोड़ा सा रख दो। खेंती ने लपक कर नारियल का खोल उठाया और माँ की ओर बढ़ा दिया। अन्नपूर्णा ने उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मिश्रण रख दिया। मझली बेटी पुटी बोली, बड़ी माँ, माँ ने बहुत सारा दूध दिया है, रांगा दीदी खीर बना रही थी, उनके यहाँ कई तरह का पीठा बनेगा माँ। खेंती काम करती करती बोली, इस बेला फिर बनेगा क्या? उस बेला तो उनके यहाँ ब्राह्मण निमंत्रित किए गए हैं, सुरेश काका और उस मोहल्ले के तीनों के बाबा के खाने पर बुलाया है। इस समय तो खीर, रसपुली, मूंग की बर्फी वगैरह सब बनी थी। पूटी, अच्छा माँ, बिना खीर के क्या? पाटिस पीठा एक तरह का पीठा मिठाई होता है जो चावल के आटे और नारियल से मिलाकर बनता है। पाटिस पीठा नहीं बनेगा? खेंती कह रही थी, बिना खीर के पाटिस पीठा बनता ही नहीं। मैं बोली, क्यों? माँ तो सिर्फ नारियल से ही बनाती है, वही खाने में इतना अच्छा लगता है। अन्नपूर्णा तवे पर तेल डालती हुई सवाल का जवाब ढूंढने लगी। खेंती, हाँ, खेंती तो वैसे ही बड़ी बड़ी बातें करती है। खीर डालकर घी में तलने से ही अच्छा पीठा बन जाता है। उसी दिन की तो बात है, उनके घर दामाद आया था, मैं देखने गई तो खूड़ी माँ ने मुझे पाटिस पीठा दिया। खाया तो उसमें से एक अजीब महक आ रही थी। और माँ के बनाए पीठे में क्या कोई खराब महक आती है? पाटी पीठा में खीर देने से खाक अच्छा बनता है। धिक्कार भाव के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए खेंती अपनी माँ की आंखों की ओर देखती हुई बोली, माँ जरा नारियल ले लो। अन्नपूर्णा, ठीक है लो, पर यहाँ बैठकर खाना मत, मुंह से गिरेगा, उधर जाकर खा। खेंती थोड़ा सा नारियल लेकर दूर खड़ी होकर खाने लगी। अगर सचमुच चेहरा मन का दर्पण होता तो खेंती के चेहरे को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसे खाते हुए कितना अधिक मानसिक तृप्ति की अनुभव हो रही थी। करीब 1 घंटा बाद अन्नपूर्णा बोली, तुम लोग एक एक केला पत्ता लेकर बैठो तो मैं तुम लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। खेंती, उस बेला का थोड़ा सा भात बचा है, मैंने पानी डालकर रख दिया है, उसे भी लेती है। खेंती को माँ का भात वाला प्रस्ताव बुरा लगा, यह उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। पूटी बोली, माँ दीदी को सिर्फ पीठा ही खाने दो ना, उसे अच्छा लगता है। भात अभी रहने दो, कल सवेरे हम तीनों मिलकर खा लेंगे। 4-5 पीठा खाने के बाद ही राधा ने और खाने से इनकार कर दिया। उसे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। सभी अपना भोजन समाप्त कर चुके थे, पर खेंती तब भी खाई जा रही थी। वह शांत भाव से चुपचाप खाई जा रही थी। खाते वक्त वह बातचीत नहीं करती। अन्नपूर्णा ने देखा वह कम से कम 18-19 पीठा खा चुकी थी। उसने अपनी बेटी से फिर पूछा, खेंती और लेगी? सिर झुकाकर खाते हुए खेंती ने हाँ में सिर हिलाया। पेंथी अन्नपूर्णा ने उसे और 2-4 पीठे दे दिए। खेंती की आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। मुस्कुराती हुई संतुष्ट नेत्रों से माँ की ओर देखकर बोली, बहुत अच्छा बना है माँ, तुम तो इसे बनाने के पहले फेंटती हो ना, उसी में सब कुछ, और फिर खाने में जुट गई। अन्नपूर्णा बर्तनों को बटोरते हुए स्नेहपूर्ण दृष्टि से अपनी शांत, निडर और थोड़ी भोजन प्रिय बेटी को देखती रही। वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरी खेंती जिसके घर जाएगी उन लोगों को बहुत सुख देगी। इतनी निरीह कि काम काज के लिए चाहे कितनी भी डांट पड़े, मगर अपने मुंह से आह तक नहीं निकालती। कभी उसने किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। विशाख महीने के शुरू में ही सहाय हरि बाबू के दूर के संबंधी द्वारा लाए गए रिश्ते के द्वारा खेंती का विवाह हो गया। हालांकि लड़के की यह दूसरी शादी थी, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 40 से तो अधिक होगी ही नहीं। पहले तो अन्नपूर्णा राजी नहीं हो रही थी,
पर जब देखा कि लड़का संपन्न है, शहर के नज़दीक मकान है और सुर्खी चूना तथा ईंट के कारोबार में कुछ पैसा भी कमाया है, तो वह राजी हो गई। ऐसा लड़का तो बार बार हाथ नहीं आता। दामाद की उम्र कुछ अधिक होने के कारण पहले तो अन्नपूर्णा उसके सामने जाने से सकुचा रही थी, पर बाद में सोचा हो सकता है उसके ऐसा करने से खेंती के दिल को चोट पहुंचे, इसलिए उसने अपने हाथों से बेटी का कोमल पुष्ट हाथ दामाद के हाथों में समर्पित कर दिया। उसकी आंखें भर आई, गला रूंधाया, उससे कुछ बोला नहीं गया। घर से बाहर निकलकर आंवले के पेड़ के नीचे कहारों ने डोली को ठीक से लेने के लिए एक बार नीचे उतारा। अन्नपूर्णा ने देखा बागान के किनारे मेहंदी की डालियां जहां अपना शीश झुकाए हुए, वहीं पर खेंती की मामूली सी बालूचरी साड़ी का आंचल डोली से बाहर निकलकर धूल में लौट रहा है। अपनी इस अति अस्त व्यस्त नितांत निरीह थोड़ा सा अधिक भोजन प्रिय बेटी को आज पराए घर भेजते समय उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या खेंती को वे लोग ठीक से जान पाएंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे? जाते समय खेंती ने रोते रोते कहा था, माँ, आषाढ़ में बाबा को मुझे लाने के लिए ज़रूर भेजना। इन 2 महीनों को तो मैं। मोहल्ले की छान दीदी ने चुहल की, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारे घर कैसे जाएंगे? पहले नाती होगा तब ना। खेंती का चेहरा लाल हो गया। आंसू भरी एक जोड़ी आंखों में हंसी की झलक लिए वे हट करने के स्वर में बोली, कैसे नहीं जाएंगे? जाते हैं कि नहीं देखना। फागुन चैत का मौसम है। शाम के वक्त छत में सूखे हुए अमावट उतारते समय अन्नपूर्णा का दिल हाहाकार कर उठा। उसकी लोभी बेटी घर पर नहीं है। कहीं से भी घूम घूम कर निर्लज की तरह सामने आकर अपने हाथ पसार बिनती के स्वर में बोलती थी, माँ, उस किनारे से जरा सा तोड़कर साल भर से भी अधिक हो गया खेंती को गए हुए। फिर आषाढ़ महीना आ गया, बरसात भी शुरू हो गई। घर के बरामदे में बैठकर सहाय हरि बाबू तंबाकू लगाते हुए बोले, अरे भैया, वह तुम सोचकर ही रखो कि ऐसा होना ही है। हमारे जैसे दरिद्र लोगों की भला इससे अच्छा मिल ही क्या सकता है। बीशु सरकार तंबाकू पीते पीते बोले, देखो भैया, हम जो देंगे नगद ही देंगे। अच्छा, तुम्हारी बेटी को आखिर हुआ क्या था? सहाय हरि बाबू हुक्के से 4-5 कश लेते हुए बोले, सुना है चेचक हुआ था, लेकिन असल मामला क्या था जानते हो? बेटी को तो भेजना ही नहीं चाहते थे। करीब 250 रुपया बाकी था। बोले, पहले रुपया लाओ फिर बेटी को ले जाना। एकदम चमार। मैंने यह भी कहा था कि आपकी सारी रकम मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। सोचा था पूजा के लिए कुछ कम कपड़े खरीदकर उसमें से 30-40 रुपये बचा लूँगा, मगर इससे वे लोग मेरी बेटी पर कलंक लगाने लगे। उसकी चाल ढाल ठीक नहीं, खाना पीना देखकर लगता है उसकी ज़िंदगी में कभी जैसे खाया ही ना हो, और भी बहुत कुछ। पोष महीने में मैं बेटी को देखने गया, जानते हो भाई, उसे देखे बगैर मैं रह नहीं सकता था। सहाय हरि बाबू अचानक चुप हो गए, फिर जोर जोर से हुक्का पीने लगे। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठ रहे। थोड़ी देर में बीशु सरकार बोले, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मेरी पत्नी रोने पीटने लगी। उसी के कहने पर मैं पोष महीने में बेटी को देखने गया। जाकर उसकी जो हालत देखी पूछो मत। उसकी सास मुझे सुनाकर कहने लगी, बिना कोई खोज खबर लिए नीच घर की लड़की को ब्याह लाने से ऐसा होगा ही। जैसी बेटी वैसा ही उसका बाप। पोष महीने में बेटी से मिलने आया, वह भी खाली हाथ। बीसू सरकार की ओर देखते हुए सहाय हरि बाबू बोले, हम लोग ऊंचे खानदान के हैं नीच करके। यह तुम लोगों से छिपा नहीं था। एक समय परमेश चटर्जी के यहाँ के नाम से यहाँ बांध और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। हाँ, यह बात और है कि मैं अपने परिवार के विगत ऐश्वर्य के गर्व से गर्वित। सहाय हरि बाबू शांत भाव से अट्टहास करने लगे। बीशु सरकार ने कई बार दबे स्वर में हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद फागुन महीने में ही उसे चेचक निकली। ऐसे चमार हैं उसके ससुराल वाले कि चेचक के निकलते ही उसे टाल में मेरी एक दूर की रिश्ते की दीदी के घर पहुंचाए। एक बार कालीघाट पूजा करने आई थी, उसी समय उसके साथ परिचय हुआ। ना तो मुझे एक चिट्ठी लिखी, ना कोई खबर भेजी। दीदी के यहाँ से जब मुझे खबर मिली तब मैं वहाँ जाकर। क्या तुम नहीं मिल पाए? नहीं, जानते हो भाई, ऐसे चमार के घर मैंने अपनी बेटी दी की बीमारी की हालत में ही बच्ची के शरीर से उन लोगों ने सारा गहना उतार लिया। ठीक है, तो अब चला जाए। काफ़ी दिन निकल आया। चारा तैयार कर लिया है, चारा मछली को पकड़ने के लिए। फिर कई महीने बीत गए। आज फिर पौष संक्रांति का दिन है। इस बार पौष महीने के अंत में ऐसी ठंड पड़ी है कि यहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इतनी ठंड उन्होंने होश संभालने के बाद पहली बार देखी।
शाम को अन्नपूर्णा पीठा बनाने के लिए पिसा हुआ चावल घोल रही थी। पूटी और राधा बोली, माँ उसे और थोड़ा पतला घोलना होगा, इतना गाढ़ा क्यों बना दिया? पूटी, अच्छा माँ उसमें थोड़ा नमक डालने से कैसा रहेगा? ओ माँ देखो राधा की चादर कहाँ लटक रही है, अभी उसमें आग लग जाएगी। अन्नपूर्णा बोली, इधर थोड़ा सा खिसकाओ, चूल्हे से सटे बिना क्या आग तापना नहीं होता? चल इधर आकर बैठ। पीठे के लिए चावल तैयार कर अन्नपूर्णा ने बर्तन चूल्हे पर चढ़ाए, फिर उसमें फेटे हुए चावल डालकर एक बर्तन से ढक दिया। देखते ही देखते पीठा बनकर तैयार हो गया। पूटी ने कहा, माँ दे दो पहला पीठा, मैं षष्ठी भगवान को चढ़ाऊं। अन्नपूर्णा बोली, अकेले मत जा, राधा को भी साथ ले जा। चांदनी रात थी। घर के पिछवाड़े फूलों के गुच्छों पर चांदनी लौट रही थी। पूटी और राधा ज्यों ही दरवाजा खोला, एक सियार सूखे पत्तों पर खसखस की आवाज करता हुआ घनी झाड़ियों में जा छिपा। पूटी ने हड़बड़ाकर पीठे को उस झाड़ी में फेंक दिया। फिर चारों ओर एक निश्शब्द वातावरण में बांस की झाड़ी पर पड़ते ही दोनों डर के मारे पीछे पलटकर भागी। आंगन में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। पूटी और राधा के लौटते ही अन्नपूर्णा ने पूछा, चढ़ा आई? हाँ माँ, पिछली बार तू जहाँ से नींबू का पौधा उखाड़ कर लाई थी ना, वहीं पर फेंका। रात काफ़ी हो गई थी, पीठा बनाना भी प्रायः खत्म होने को था। चांदनी रात में एक कटफोड़वा पक्षी देर से ठक ठक की आवाज़ कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। दोनों बहनें खाने की तैयारी में केले का पत्ता ले रही थी कि अचानक बूढ़ी सोचते हुए बोली, दीदी को बहुत अच्छा लगता था ना माँ? माँ और बेटियां तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं। फिर ना जाने कैसे उन तीनों की दृष्टि एक साथ आंगन के एक किनारे सिमट गई, जहाँ घर की उस लोभी लड़की की याद पत्ता पत्ता और डाल डाल के साथ जुड़ी हुई थी। उसने कितनी आशा अरमान के साथ उस पुई के पौधे को लगाया था, जो अब बरसात का पानी पीकर कार्तिक महीने की ओस से सिंचकर अपनी कोमल कोमल लताओं से इतना अधिक लद गया कि अब मचान में भी उसके लिए जगह कम पड़ने लगी। उसने अपनी कोमल पुष्ट यौवन से परिपूर्ण लताओं को मचान से बाहर चारों ओर लटका दिया।